नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ना तो एमएसपी बंद हुई है और ना ही मंडियां। किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिल रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक खेती करें और उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। जो ग्रीवेंस कमेटी की हमारी पेंडिंग मीटिंग थी, कोविड की सेकेंड वेव के कारण पीछे नहीं हो पाई, उसको आज कंक्लूड किया है। 16 एजेंडा थे, 4-5 प्रार्थी और आए और एक केस जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, उसके ऊपर जो हमारे एमसीएफ कमिश्नर है गरिमा मित्तल, उनकी टीम बनाई गई है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा मामला गुड़गांव का भी आया, क्योंकि वो सोसाइटी हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट वो कमेटी को सबमिट करेगी। अधिकतम एजेंडाज जो पेंडिंग रहे थे पीछे भी, उनको भी रिजॉल्व कराया गया है। सिर्फ 2 ऐसे मेन एजेंडाज हैं जिनको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया। बोल सकता हो, किसानों की 3 मांग। एमएसपी, मुझे नहीं लगता सरसों सूरजमुखी दाल कोई मार्केट में आई एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पे बिकी, और गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पे हमने खरीदने का काम किया। दूसरी थी मंडी चलनी चाहिए। आप खुद दिन भर घूमते हैं, कोई एक मंडी ऐसी बताओ जो आज बंद हुई हो, या कोई दुकान ही बंद हुई हो किसी मंडी के अंदर। आड़ती को भी उसकी आड़त का दाम पूरा मिला और किसान की फसल का भी पूरा एमएसपी उसके खाते में ट्रांसफर करने का हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल से काम किया है। और उसके साथ साथ आज अगर हम प्रदेश के अंदर बात करें, किसान के लिए एक नहीं अनेक योजना पिछले 1.5 साल में लाए। चाहे कोई जीरी छोड़कर ऑल्टरनेटिव क्रॉप पर जाता है तो 7,100 रुपये उसको बेनिफिट के तौर पे प्रति एकड़ सरकार देती है। आज अगर बाजरा छोड़ के किसी और क्रॉप पे जाएगा तो उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आने वाले समय में बाजरा भी मार्केट पे आएगा तो उसको 52 योजना के तहत सरकार उसकी भरपाई करने का काम करेगी। और पिछले जो 600 दिन पूरे होने की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हॉर्टिकल्चर करने वाले किसानों के लिए 600 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते थे, हम तो किसान को भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की और टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जा रहे हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर कृषि क्षेत्र में आगे किसान बढ़े। और आपके पड़ोस के पलवल का एक किसान है, मैंने तो उसके बारे में सुना है, जाके आपको उसको कवर करना चाहिए। वो फूल की खेती करता है और ब्राजील की एक वैरायटी के फूल यहाँ लाकर खेती करे। 90,000 रुपया डेली वो पलवल से अपने फूलों को और गाजीपुर में ले जाकर बेचने का काम करता है। किसान आधुनिक होगा तो अपने आप उसके इनकम के साधन बढ़ेंगे, और इसी सोच और प्रयास के साथ हमारी सरकार काम। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जींद जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस को लेकर के भी बयान दिया। अभय ने कहा कि प्रदेश की जनता धोखेबाजों को सबक जरूर सिखाएगी। सरकार जो है, जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, जो 7.5 महीने से किसान आज डीगरी के, सिंगू के, गाजीपुर के, शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे बैठा है, तो उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। वहाँ कहीं विवादित करके उसको खत्म करने की कोशिश में, लेकिन किसान विचलित नहीं होते। किसान तो और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और हर हालत के अंदर की सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा। कांग्रेस से भी बहुत परेशान है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें अखबारों में कह रहे हैं। चौटाला साहब के आने के बाद जिन लोगों ने चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया था, लोग उनसे उसका हिसाब मांगे। हरियाणा प्रदेश की जनता जो है किसी बात को जल्दी भूलती नहीं। इनका हिसाब हरियाणा की जनता जरूर करेगी।
इनको इनके किए की सजा जरूर देगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ प्रदेश के लोग इंसाफ करेंगे। राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित सुनहेड़ा बॉर्डर पर सोमवार को किसान मजदूर भाईचारा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई नेता शामिल हुए। भीषण गर्मी के बावजूद भी किसान और महिला किसान कई घंटे चले इस सम्मेलन में टस से मस नहीं हुए। सम्मेलन में राजस्थान हरियाणा सहित कई राज्यों से आए किसान और मजदूरों ने हिस्सा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जब किसान आंदोलन से पूरी तरह घिर चुकी है तो अब वो तिगड़म पर आ चुकी है। सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों में आपस में झगड़ा करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि एक छोटी लकीर को मिटाने के लिए बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है, इसलिए आज सुनहेड़ा बॉर्डर पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ आए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें जाति और धर्मों में बांटकर अपना राजनीतिक फायदा हम बांटने नहीं देंगे। और अगर मेवात के किसानों पर किसी किस्म का हमला होता है, पूरे देश के किसान उनके साथ आके खड़े होंगे। इसका ऐलान करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हजारों किसान मेवात के इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय जनता से ये कहना चाहेंगे कि मेवात का इलाका अगर हरियाणा में प्रति व्यक्ति के अंदर में देखें वो सबसे नीचे चला जाता है, उसी तरीके आगे तो मेवात के भाइयों का तो और ज्यादा है, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल किसान तक सीमित नहीं है जी। हमारी लड़ाई पूंजीवाद के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई लोगों को जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनका जीवन शैली है, वो पंचकुला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 14 शिकायतों पर सुनवाई की और इनमें से 5 शिकायतों पर जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं खनन विभाग संबंधी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने पुलिस विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों पर जांच बिठाई। इस बैठक में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। केस थे जो हमारे पास आए हुए थे, इसमें एक फाइल किया है और 13 जो हैं अगली बैठक में लिए हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं जिसकी इंक्वायरी के लिए बोला गया है। इसमें चाहे वो माइनिंग का हो, ओवरलोडिंग का हो, फूड एंड सप्लाई का हो, इस तरह के 5 ऐसे हैं जो हमने आगे इंक्वायरी के लिए लिखे हैं। और इसमें डीसी साहब को पूरे निर्देश दिए हैं कि जो विभाग के इसमें कार्यकर्ता ऑफिसर हैं उसके ऊपर उनकी पूरी इंक्वायरी मामले के ऊपर, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको लीगल उसके ऊपर कार्रवाई। मुख्यतः जो ग्रीवेंसेस कमेटी में विषय आया था वो माइनिंग विभाग से संबंधित था। उसमें माइनिंग विभाग ने, जैसे कि गाइडलाइंस हैं, ये कंप्लेंट ऑफेंस होता है, ये इसमें मुख्यतः जो माइनिंग में इन्वॉल्व व्हीकल्स होते हैं, इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट उनको कंपाउंड कर लेती है फाइन लगा के। और एनजीटी के भी कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं कि किन किन विषयों पे एफआईआर दर्ज होनी और किन पे नहीं होनी। तो ये मीटिंग में बात आई थी कि पत्र जो था वो कुछ दिन पहले लिखा हुआ है और एफआईआर उसके कुछ दिन बाद दर्ज हुई है। तो ये टाइम लैग क्यों हुआ, इसके बारे में हम खुद अपना इंटरनल पुलिस डिपार्टमेंट भी देखेगा। बाकी समय समय पे पुलिस विभाग भी जो माइनिंग से संबंधित कंप्लेंट्स आती हैं, कई बारी मौके पे पकड़ लेते हैं, कई बारी माइनिंग ऑफिसर कंप्लेंट देते हैं। तो उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स भी बनी हुई है जो डीसी साहब की अध्यक्षता में है। उन्होंने सिविल प्रशासन के भी अधिकारी लगाए हुए हैं, तो वो टास्क फोर्स भी अपना काम आगे करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक बार फिर से स्कूल खोलने का मुद्दा उठाया है और एसोसिएशन का कहना है कि मॉल खुल सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 7 दिन बाद शिक्षा सदन के घेराव की चेतावनी दी है। प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं। आज भिवानी में प्रदेश स्तरीय बैठक प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की आयोजित की गई थी। बैठक में साफ तौर पर निर्णय लिया गया कि अब सरकार को घेरा जाएगा। खुद एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, लगातार ऐलान किया जा रहा है स्कूल खोलने की बात को लेकर भी, एसएलसी की बात जो है कहीं न कहीं सामने आई थी और दूसरे तमाम मुद्दे सामने आए थे। बहरहाल आज की जो बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में किस तरह का एजेंडा था और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? रवि जी, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक बैठक हुई है और
प्राइवेट स्कूलों के पिछले दिनों हम जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे, एसएलसी का जो पोर्टल था वो सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बिना एसएलसी के दाखिल सरकार कर रही थी। तो हमने मुख्यमंत्री जी इस बात की शिकायत की, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया और तुरंत प्रभाव से उस पोर्टल को बंद करवाया। पर दोबारा से 2 दिन बाद फिर से उस पोर्टल को चालू कर दिया गया और सरकारी जो टीचर हैं, सरकारी प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनके द्वारा गाँव में मुनादी करवाई गई कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बिना फीस दिए, बिना एसएलसी लिए गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो घिनौना काम हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने या जिला शिक्षा अधिकारियों ने या अध्यापकों ने किया है, उसकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन निंदा करता है, क्योंकि एसएलसी के बिना दाखिला कहीं नहीं पड़ता। जब प्राइवेट स्कूल की 1.5 साल की फीस भी बकाया है और कोई भी पेरेंट्स हमारे पास एसएलसी मांगने आता है तो हम एसएलसी देते हैं। बच्चा हरियाणा का चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट, वो पेरेंट्स की खुद की इच्छा है, वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्कूल में पढ़ाए। पर ये जो चोरी का मामला है कि लाखों बच्चे रातों रात प्राइवेट स्कूलों के पोर्टल से इन्होंने उड़ा दिए और सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला दिखा दिया और बिना पेरेंट्स की सहमति से। तो आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, पिछले दिनों हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी जैसे भी मिले थे, पर कोई समाधान उस चीज़ का नहीं हुआ है। तो हमारे स्कूल खाली किए जा रहे हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने का काम हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। पूरी हरियाणा की मार्केट खुल रही है, मॉल खुल रही हैं, हरियाणा में बसें चल रही हैं, हरियाणा में ट्रेनें चल रही हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में कोरोना है क्या? अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाता है तो वो हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में क्यों किया जाता है? क्योंकि पेरेंट्स हमारे विश्वास पे, और हम ये नहीं कहते सरकार से कि सभी स्कूल आप खोल दो, आप पेरेंट्स की सहमति से हमें बच्चे बुलाने की इजाजत दे दो। पेरेंट्स अगर सहमत होगा तो बच्चे भेज देगा, अगर पेरेंट्स सहमत नहीं होगा तो बच्चे घर रह जाएंगे। गुरुग्राम में भूमाफियाओं पर डीटीपी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। अरावली की तलहटी में बने 20 एकड़ जमीन पर अवैध फार्म हाउस पर पीला पंजा चला। यहां एक फार्म हाउस को 2 से 5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आती है। एक तरफ जहां फरीदाबाद के खोरी गांव में जो अवैध कॉलोनियां थी उसको तोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कहीं ना कहीं तलवार उस पर मंडरा रही है, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों के नजदीक अवैध खनन कर फार्म हाउस बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों के पास अगर हम बात करें, गैरतपुर बाज जो गांव है वहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध तरीके से किस तरीके से बड़ी संख्या में फार्म हाउस जो है वो बनाए जा रहे थे लंबे समय से इस तरीके से, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो है इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि अरावली की पहाड़ियों पर ही ये गैरतपुर बाज के पास का है जहाँ पर इस तरीके से अवैध फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। और आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो तोड़फोड़ के लिए यहाँ पर पहुंचे। बाकायदा आलीशान तरीके से यहाँ पर एक आराम गृह की जो जगह है वो अमीरों के लिए वो यहाँ पर बनाई जा रही थी। तकरीबन 20 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, 35 एकड़ के करीब बनाए जाने थे। डीटीपी खुद आरस भाट यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। गुरुग्राम में बात करें तो ये किस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर? देखिए ऐसे ये लगभग 30 से अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम की शुरुआत की है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के प्रेम नगर स्थित शास्त्री पार्क में पार्टी के सभी पार्षदों और स्थानीय जनता के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर पार्क में 40 फलदार पौधे लगाए गए। वहीं पार्क की दयनीय स्थिति पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस पार्क को सुंदर और बेहतर बनाया जाएगा। वहीं आम जनता मेयर की इस मुहिम की जमकर सराहना करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि बरसात के मौसम से पहले पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई और हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षदों ने मिलकर खुद पार्क में पौधे लगाने का काम किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्थानीय लोगों से भी पौधारोपण करवाया और उनसे पौधों की देखभाल करने की अपील भी की। फल के पौधे लगाने की मंशा लेके आई हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने हमारी बहनों से भी पूछा है जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, और उनकी भी यही इच्छा है कि फल के पेड़ लगे जाएं। फूल भी लगाएंगे पर फल के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। देखिए जो भी सुविधाएं पार्क को देनी होंगी वो उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, वो हम पूरी मुहैया कराएंगे। और इनका ये पार्क मैं बहुत खूबसूरत और अच्छा बना के दूंगी और इनको हैंडओवर करूंगी प्रॉपरली रिटन में, और इनसे रिटन में ही लूँगी कि इन्होंने रिसीव किया जिस हालत में, उनको उसी हालत में मेंटेन करना पड़ेगा पार्क। मैंने हर
प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है और इसी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। यमुनानगर में हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने सरकार के फैसले पर लोगों की राय जानी। आप भी देखिए। सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है, हालांकि सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। इस समय हम न्यू मार्केट पर खड़े हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा बाजार भी दिखाए और सड़कें भी दिखाए, किस तरह का नज़ारा है लोगों का, किस तरह का आना जाना है और लोग क्या सोचते हैं। जो दुकानदार हैं उनका इस बारे में क्या व्यू है। अभी यहाँ पर कुछ दुकानदार भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इसको किस रूप में ले रहे हैं। सर, अपना शुभ नाम? प्रदीप ग्रोवर। प्रदीप जी, जो एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया है तो इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे कि तीसरा वेरिएंट जो सुनने में आ रहा है कि उसके आने की तैयारी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। और वैसे भी सरकार ने हर एक माध्यम से जो है हर एक दुकानदार का हिसाब के हित में जो चीज़ चला रखी है। जैसे पलवल जिले में भी सरकार द्वारा एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने शहर के बाजार और सड़कों का जायजा लिया। प्रदेश में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षित हरियाणा अलर्ट के जरिए सरकार कहीं ना कहीं लोगों को कोविड से चेतावनी दे रही है, क्योंकि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अगर घर से तभी निकलें जब ज़रूरी काम हो। इस समय हम मौजूद हैं पलवल की कैंप कॉलोनी मार्केट में। जैसा कि आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि ये पीछे का माहौल है। यहाँ पर लोग आवाजाही रजिस्ट्रेट यहाँ पर लोगों की जाती है, परंतु आवाजाही इतनी भी नहीं है कि लोग अपने घर से केवल जो ज़रूरी काम है उसी के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं। अगर हम बात करें पलवल में, तो पलवल में भी लोगों की अगर चीज़ें अगर देखी जाएँ तो रोज़मर्रा की दुकानें जो खोली गई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको लेकर कुछ नियम और भी बदले गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो दुकानों की सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कोविड की पालना के साथ साथ यानी 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल खोले जा सकेंगे। वहीं अगर रेस्टोरेंट की बात करें, होटल की बात करें, तो सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक उनमें बैठाया जाएगा और केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ साथ इजाज़त दी जाएगी। वहीं अगर धार्मिक स्थलों की बात करें, हरियाणा में यूथ कांग्रेस की इलेक्शन को यूथ कांग्रेस संगठन सक्रिय हो चुका है। फतेहाबाद पहुंचे हरियाणा प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 7 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीवी चौहान ने बताया कि जिला स्तर पर चुनाव होंगे जो ऑनलाइन माध्यम से कराए जाएंगे। वहीं कोसली के भड़ंगी गांव में घरेलू कलह के चलते रविवार शाम को एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। आपसी कहासुनी के बाद पत्नी नहर में कूदने की धमकी देकर घर से निकल गई। पत्नी की नहर में डूबने से मौत हो गई, जबकि पति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल के गोहला में महिला की कान की बाली झपटमारों ने छीन ली और इस वारदात को 2 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया। महिला का कान फट गया और वो लहूलुहान हो गई। महिला ने जैसे ही शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे युवक घबरा गया और भागने लगा। लोगों के हुजूम के बीच एक युवक तो भागने में सफल हो गया, जबकि एक युवक कार में बैठकर भागने लगा। एक युवक द्वारा सड़क के रास्ते जाने के बजाय तंग गलियों में अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। संयोगवश गली आगे से बंद थी। रास्ते में अनजान होने के चलते वो युवक फंस गया और लोगों ने उसे गाड़ी समेत धर दबोचा। इस दौरान लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की। किसानों को अब एक क्लिक पर मौसम संबंधी जानकारी मिल सकेगी। जी हां, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में इंफॉर्मेशन कियोस्क का शुभारंभ किया है और कुलपति प्रोफेसर कंबोज ने कहा है कि किसानों के पास पूरी तरह से सूचना नहीं पहुंच पाती है, जिसका असर उनकी फसलों पर पड़ता है। ऐसे में अब हर किसान तक खेती से जुड़ी जरूरी सूचनाएं पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव को जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।